हेलो 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 हेलो। अच्छा यार, ये पढ़ाई भी करनी है तो सबसे पहले यार वो कलोनियलिज्म बोला तो जान ही रहा। उसका रूट वर्ड कॉलोनिस है। ठीक है। और ये बेसिकली ऐसे बंदे के लिए इस्तेमाल होता है जो मतलब कि फॉरेन लैंड से ना फार्मिंग के लिए आया और बेसिकली ओनर नहीं है लेकिन काम कर रहा है। रैंडम शिट है लेकिन है यही है। आगे डेफिनेशन आ जाती है मॉडर्न डे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कलोनियलिज्म के। वो क्या होते हैं? बेसिकली इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रोल ओवर द लैंड एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन स्टेट। अच्छा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाता है? मतलब आपके पास अगर फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो सबसे मतलब पुरानी क्लियर सी एग्जांपल है, क्योंकि उसके ज़रिए प्रोडक्शन हो रही है, इकोनॉमिक प्रोडक्शन। ठीक है। तो खाली लैंड पे नहीं बल्कि साथ साथ इन चीज़ों पे भी कंट्रोल। उसके अलावा आ जाता है इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म एक ऐसी बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस ओवर वन स्टेट बाय अनदर, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है। मतलब वैसे समझाने की खास ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। और ये रोल भी आप पढ़ सकते हो, सिंपल सी बात है कि इम्पीरियलिस्ट पॉलिसीज़ जब अप्लाई की जाती हैं तो कलोनियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं। तो कलोनियल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? जैसे हमने पहले पढ़ा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ कंट्रोल ओवर द लैंड एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप अपनी पावर और इन्फ्लुएंस नहीं उनके ऊपर लाओगे तो आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? तो बेसिकली सिंपल सी बात ही है, ऐसा कोई ख़ास बात नहीं है यहाँ पे। आगे बस आ जाते हैं जनरल कॉजेज़ ऑफ कलोनियलिज्म। तो वो इकोनॉमिक गोल्स हो सकते हैं कि जी हमें एक नई कंज्यूमर मार्केट मिल रही है अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, या फिर हम वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज और मींस ऑफ प्रोडक्शन और लेबर वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये लेबर का भी यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए वैसे मेरे ख्याल में। खैर पॉलिटिकल गोल्स भी हो सकते हैं कि आपका कोई किसी किस्म का पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो कॉलोनी के अंदर। वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट मैं बाद में भी बता देता हूँ किस तरह का हो सकता है। वही इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटिजिक और कल्चरल, ये भी सारे तकरीबन पॉलिटिकल ही हैं। काफ़ी ब्रॉड लेफ्ट होता है ना। खाली गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है। खैर जो भी है। आगे पर्सनल एम्बिशंस ऑफ पॉलिटिशियंस कि जी मैं जी तारीख में अपना नाम बनाऊँ। आगे नेशनल प्रेस्टीज की बात है कि देखो जी हम बड़े डब्ल्यू बंदे हैं, हम पूरी दुनिया कंट्रोल करते हैं, ऊहू एक्स टी। ठीक है। तो ये पॉलिटिकल गोल्स हो सकते हैं। आगे कल्चरल गोल्स भी हो सकते हैं। डिज़ायर फॉर नॉलेज, ऑब्वियसली कोई बंदा एम ही नहीं किसी और की लैंड और मतलब वो क्या नाम है, मीज़ ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करना शुरू हो जाएगा खाली नॉलेज के लिए। लेकिन ये भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, एक माइनर माइनर सा फैक्टर होता है कि यार ये भी फ़ायदा हो जाएगा। ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। और कल्चरल डोमिनेशन, ठीक है, कि हम अपना कल्चर मतलब दुनिया के ऊपर इम्पोज करें और उसको स्प्रेड करें बेसिकली। ये ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अगर कोई बंदा, किसी बंदे की वैल्यूज़ आपसे डिफ़र करती हैं, वो थ्रेटेंड फील करता है कि जी इसकी वैल्यूज़ तो मेरे से डिफरेंट हैं, तो ये बेसिकली उसी अंडरलाइंग वही सारी बकवास आपको पता ही है, इसमें खास बात नहीं। आगे है जियो स्ट्रेटेजिक गोल्स। डिफेंसिव ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई बफर स्टेट हो गया, इनको पता ही नहीं होगा सर। बेसिकली यार आप मतलब आप वल्नरेबल हो किसी साइड से, तो आप क्या क्या कैसे समझाऊँ मैं? हाँ वैसे यही है कि आपके इसकी कोई अच्छी एग्जांपल नहीं मेरे पास। खैर जो भी है, कोई मेरे दिमाग में एग्जांपल नहीं आ रही, मेरे दिमाग में बस बफर स्टेट का लफ्ज़ ही आ रहा है और वो समझाने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, उसको छोड़ दो। खैर जो भी आगे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश राज। अच्छा, कलोनियलिज्म इस्टेब्लिश कैसे होता है? अब ऑब्वियसली डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट तरीक़ों से होता है। हम इंडिया के अंदर किस तरह से होता है ये पढ़ेंगे। तो इसको मैंने 3 स्टेप्स में बांटा हुआ है कि अराइवल और सेटलमेंट कैसे हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्सपेंशन कैसे हुई और मुगल्स को कैसे हराया, और आखिर में फिर वो किस तरह से उन्होंने बाद में आगे काम किया। तो सबसे पहले जो मेजर बात है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना सूरत के मकाम पे जी 1608 में आई थी। पहले वो मांगते रहे थे कि जी हमें यहाँ पे ट्रेडिंग करने दें, तो पिछला वाला मुग़ल बादशाह मान नहीं रहा था, लेकिन जहांगीर ने आके उनको इजाज़त दे दी थी। खैर ईस्ट इंडिया कंपनी को हाँ यहाँ पे हमारी मैम ने कहा था, हम तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये किया वो किया। उनके पास कौन सी आर्मी थी जिसकी वजह से उन्होंने वो कह दिया? तो उसका ये है बेसिकली कि जो औरंगज़ेब का दौर था ना, तब उन्होंने कहा था कि ना हम दिखते भी डिफरेंट हैं वगैरह, तो हमें ना सेफ्टी के लिए ना इजाज़त दे दें एक आर्म्ड यूनिट रखने के लिए और अपना कैसल बनाने की। तो इस तरह से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने अपना किला भी बना लिया हुआ था।
और उनके पास एक बेसिकली फ़ौज टाइप भी सारा उनका सीन था। तो बाद में जाके उसी फ़ौज से जो औरंगज़ेब से अप्रूव करवा के लिए थे उधर, वो बाद में जाके इन जब आगे बातें डिस्कस होने वाली वो ले सोल्जर्स मोबिलाइज़ किए थे। अच्छा, AIC की जो एक्सपेंशन थी उसके अंदर जो नोटेबल इवेंट्स हैं वो हैं बैटल ऑफ प्लासी और रिबेलियन ऑफ 1857, यूटनी ऑफ 1857 या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सारे एक ही चीज़ के नाम है। खैर, बैटल ऑफ प्लासी भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे पहले। ये फर्दर एक्सपेंशन जो है ये कुछ इंटरमीडिएरी इवेंट्स हैं जो अगर आप मेंशन कर लो तो और ज़्यादा अच्छी बात है। डिपेंड करता है ऑब्वियसली सवाल पे, कोई नहीं पता आता है नहीं आता, लेकिन मैंने अपने नोट्स के लिए तैयार किया तो मैंने कहा मैं शेयर भी कर दूँ। तो खैर, सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी है। बैटल ऑफ प्लासी सबसे पहले हुई क्यों थी भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी तो आ गई हुई है ना, ठीक है, ट्रेडिंग कर रही है, अच्छी बात है, म्यूचुअली बेनिफिशियल है। इसके अंदर क्या मसला हुआ कि जंग शुरू हो गई जी? तो बेसिकली हुआ ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ना जब इकोनॉमिकली डोमिनेंट होती गई ना, तो उन्होंने ना जो बंगाल का सूबा था ना उसकी गवर्नेंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स के ऊपर ना जो बंगाल का नवाब था ना सिराजुद्दीन दौला, उसने ना उनका जो फोर्ट था ना एक ईस्ट इंडिया कंपनी का, उधर अपने लोग भेजे और वहाँ पे ना मतलब एम वर्कर्स वगैरह को सब कोई जान से मरवा दिया। तो वो उसको कहा फोर्ट विलियम मैसेकर कहा जाता है। तो इन वजहों की वजह से ना ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी फिर आगे से जाके इनके ख़िलाफ़ लड़ाई की थी। तो डिटेल्स इसके अंदर ये है कि जो सिराजुद्दीन दौला है ना, वो उस अपना जो क्या कहते हैं नायब था, उसकी उसका नाम मीर जाफ़र था और उसने उसको बेसिकली बैकस्टैप कर दिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ आ गया। और इस तरह से सिराजुद्दीन दौला कि फिर ऑब्वियसली अगर आपके जो राइट हैंड मैन है वही आपको धोखा दे जाए तो कहाँ आपने आपकी फ़ौज जीतेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गए और बंगाल जो था ना उसके काफ़ी ज़्यादा हिस्से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में आ गए। तो बैटल ऑफ प्लासी 1757 में ये हुआ था कि जिस तरह से जो पहले उन्होंने तो खाली अपने वो दीवान नहीं दे रहे थे ना, मतलब टैक्सेस वगैरह नहीं पे कर रहे थे ना, उसकी जगह अब उनके पास बंगाल की और भी चीज़ें आ गई क्योंकि अब वो उन्होंने हरा लिया था सिराजुद्दौला को। उसके अलावा है ये फर्दर एक्सपेंशन एक्स्ट्रा मटीरियल है। ये बस कुछ इवेंट्स हैं नोटेबल। बैटल ऑफ बक्सार था 1764 का, जिसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंबाइंड फोर्सेस की, जिसके अंदर इंडियन रूलर्स आ गए थे, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे भी जीत गई थी, ठीक है। उसके अलावा जब ये जीत गए थे ना तो ऑब्वियसली अमन भी तो आना था ना, तो एक ट्रीटी हुई थी, उसको ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहा जाता है। इसके अंदर ना ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा ताकत पहले से ज़्यादा मिल रही है। बेसिकली उनको दीवानी के राइट्स दे दिए गए। दीवानी बेसिकली टैक्सेशन कलेक्शन है। तो इस तरह से उन्होंने इकोनॉमिकली अपने आप को डोमिनेट कर लिया और इकोनॉमिक कंट्रोल ले लिया कंट्री का। ये मैंने इंक्लूड इसलिए किया क्योंकि मतलब इकोनॉमिक कंट्रोल बहुत बड़ी बात है यार। जब पूछा जाता है कि कैसे पहुंचे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो मैंने इसलिए बैटल ऑफ बक्सार का भी जिक्र कर दिया। मेरा नहीं ख्याल मैम ने कोई डिटेल में किया था, मुझे नहीं याद, और सही हो गया यार, छुट्टियाँ मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अब हमने रो के कहना है कि वो ब्रिटिश क्यों जीते, तो हमने वही बस ये कहना जी कि मुग़ल एम्परर्स ना अपने ही नशे वगैरह में, लड़कियों वगैरह के चक्करों में बेहोश थे। उनको पता ही नहीं था कि उनकी जगहों पे क्या हो रहा है, तो वो तो बिल्कुल ही सोए हुए थे ना। और जबकि ब्रिटिश थे उनकी तो यार ऐसे डब्ल्यू स्ट्रैट्स थे, उनकी इन्फो गैदरिंग इतनी तगड़ी थी, उन्होंने बड़ी सब्र के साथ काम किया, उन्होंने बिल्कुल फ्लैटरी की जी तमाम मुग़ल एम्परर्स की, उनकी कोऑर्डिनेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। तो ये वजह आ जाती हैं अगर पूछा जाए। उसके बाद है ये बस मजाक हुआ हुआ है, ये मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों डाला, बस डाला हुआ है। ये बस दो बंदे थे जी, इनके टाइम वगैरह को भी छोड़ो, बस टाइम शॉर्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। मुजद्दिद अल अफ़सानी कौन था यार? वो बेसिकली अकबर जो था ना, उसने ना जब हिंदू और मुसलमान साथ थे, उसने कोशिश की कि यार रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया जाए कि और ना रिलीजियस यूनिटी को किया जाए। तो उसके अंदर ना इसने एक रिलीजन बेसिकली अपना बना लिया था, दीन इलाही कहा जाता है। वो कहता था कि यार आप लोग ना असल में एक ही खुदा को वर्शिप कर रहे हो, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुसलमान हो। तो ये बेसिकली जब मुजद्दिद अल अफ़सानी थे ना, कहते इसके सख्त ख़िलाफ़ थे और वो ये भी कहते थे कि हिंदुओं को ज़्यादा ऊपर ना आने दो। तो ये जो रिलीजियस टॉलरेंस पॉलिसीज़ थी वो बेसिकली ये उनको पोज करते थे कि उनको ना ज़्यादा आगे आने दो ताकत वगैरह में।
तो उनको बस एक सप्रेस्ड माइनॉरिटी रखो। ये उस वक्त की बात है, ऑब्वियसली मैं मेरे से लड़ना शुरू हो जाना। खैर, ये जो पुराना मुस्लिम थॉट था, ये उसके रिवाइवलिस्ट थे, तो इसलिए इनको मुजद्दिद कहा जाता है, इनको टाइटल मिला। उसके अलावा शाह वलीउल्लाह दहलवी है। ये भी बंदा, इसकी कोई ख़ास बात नहीं है, बस इसने ना कुछ ख़त लिखे थे अहमद शाह अब्दाली को कि यार ये जो मराठे हैं ना, इनको ज़रा मारो, और उस अगले बंदे ने भेज दिया, और ये इसकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी कि जी हिंदुओं को मुझे नहीं पता ये क्यों है, बस था कोई बंदा, ठीक। अच्छा, आगे है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो तो बस छोटा सा मजाक था। इंडियन रिबेलियन, ठीक है। 1857, इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इसको म्यूटिनी भी कहा जाता है, जो जो मर्जी कह लो। सबसे पहले इसको, इसके अंदर 3 सेक्शन में से मैंने बांटा हुआ, बैकग्राउंड, इवेंट्स और आउटकम्स। तो सबसे पहले बैकग्राउंड क्या थे? जो पॉपुलेशन थी ना कंट्रोल्ड, उनके अंदर ना बड़ी रिजेंटमेंट डेवलप हो गई। इसकी कुछ वजहें थी। सबसे पहले रिलीजियस आ जाती हैं कि हिंदूज़ महसूस करते थे कि यार ये ना, जब ये जो कानून निकाल रहे हैं ना, ये कास्ट सिस्टम को बिल्कुल इग्नोर करते हैं, और ये तो बेसिकली विडोज़ को भी ना हक दे रहे हैं फिर से शादी वगैरह करने का, ये तो हमारे मज़हब के सख्त खिलाफ है, ठीक है। तो वो ये परसीव करते थे कि उनके सोशल ऑर्डर के सख्त खिलाफ जाई जा रही है, और ये लोग बड़ा गलत कर रहे हैं। तो वो कहते थे कि यार ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़ को की रिस्पेक्ट नहीं करते वगैरह, ये बहुत गंदे हैं। तो हिंदूज़ का ये था मसला। उसके बाद जो आइनफील्ड राइफ़ल की जो कैट्रिजेस थी ना, उनको ग्रीस किया जाता था। क्या नाम है, मीट से, मीट नहीं, क्या कहते हैं, बीफ से, सॉरी बीफ, हाँ, काऊ की मीट, वो भी उनके भी मज़हब में मना है। और उसी वक्त फिर ये जो अफवाहें फैली हुई थी कि इनकी जो कार्टेजेस हैं ये ग्रीस की जाती हैं सूअर से, तो इसलिए मुसलमान भी फिर इसी बात पे गुस्सा हो गए थे। तो ये जो आइनफील्ड की राइफ़ल कार्ट्रिजेस है ना, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था यहाँ पे कि उससे लोग बड़े ड्राइव हुए थे कि स्पेशली सोल्जर्स, ठीक है, जिन्होंने इनको इस्तेमाल करना था, क्योंकि आपको वो यूज़ करते हुए अपने मुंह में डालना पड़ता था, पता नहीं क्या है वो, काश मैं भी डाल पाता, नहीं, अच्छा अच्छा, खैर, ये आपने सुना ही होगा जी कि सूअर वाली उन्होंने दी थी, तो ये हुआ था। तो ये बेसिकली बस रूमर्स फैल रहे थे। अगर सच्चाई जानना चाहते हो तो भाई ये है कि बीफ पता था कि पक्का है, सूअर बहुत कम वाली पे लगाया गया था, लेकिन खैर जो भी। आगे इकोनॉमिक जो मोटिव्स थे वो ये थे कि यार वो लोकल इंडस्ट्री बिल्कुल तबाह हो चुकी थी ब्रिटेन की जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ थी ना उसकी वजह से। तो उन्होंने अपनी जो चीज़ें सेटअप की हुई थी, सारे प्रॉफिट्स भी वही लेके जा रहे थे, और जो लोकल इंडस्ट्री थी उनके ऊपर इतने टैक्स लगाए जा रहे थे कि मतलब वो तो फिर सारी तबाही हो गई थी। तो वो इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड फील कर रहे थे। आगे ऑनर बेस्ड और पॉलिटिकल, वो ये कहते थे यार भाई मैं पहले कभी, हम बादशाह हुआ करते थे, वो वाली चीज़ें हैं। और यही कि ब्रिटिश का कंट्रोल था, उनकी डिज़ायर थी कि यार हम अपने आप को खुद गवर्न करें। तो ये कुछ इस तरह की बातें भी थी। तो ये बैकग्राउंड थी। इससे पहले क्या हुआ था, तो असल में जो मेरा मेरा ख्याल है स्पार्क था ना इसका वॉर का, वो यही था, ये आइनफील्ड राइफ़ल की जो कार्ट्रिजेस थे, वो वाले जो अफवाहें थी। तो सबसे तो ये सोल्जर्स इस्तेमाल करते थे, इसलिए सोल्जर्स ने पहले आपस में ग्रुप बनाया था, और मतलब ऑर्गेनाइज होके इनको अपोज करने की कोशिश की थी, इनको पावर से निकालने की कोशिश की थी। तो दूसरे लोग भी जो क्या नाम है रिसेंटफुल थे, उन्होंने भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ज्वाइन करना शुरू कर दिया, और आपस में लड़े, एक दूसरे को मारा, बड़ा आई हुई, ठीक है। आगे ना ये हुआ कि जो आखिरी मुग़ल एम्परर था बहादुर शाह ज़फ़र, उसको भी कैप्चर कर लिया गया और एक्साइल कर दिया गया इस वॉर के अंदर ब्रिटेन की तरफ से। तो आप मतलब आपस में लड़ाई हुई जो भी है, तो एंड पे फिर जो मुग़ल एम्परर था ना वो कैप्चर हो गया, और उसको फिर एक्साइल भी कर दिया गया बाद में। तो सुन के पता चल गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये जीत गई, और ये जो थी मूवमेंट थी इसको सप्रेस कर लिया। तो यही आउटकम आ गई एल। और इसकी वजह ये थी कि शुरू में तो ऑर्गेनाइजेशन थी किसी हद तक, बाद में जाके जब दूसरे लोग आना शुरू है ना, कोई मतलब डंडों के साथ काम कर रहा है, कोई पता नहीं हाथों के साथ ही मुक्के मार रहा है, कोई बंदा बंदूकें लेके खड़ा हुआ है, कोई मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई लीडरशिप भी नहीं थी, और ना कोई ख़ास प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन भी नहीं थी। तो इसलिए फिर एक तरफ एक कोऑर्डिनेटेड आर्मी है
और दूसरी तरफ मतलब बस एक मूवमेंट है जो बस रूमर्स की बेसिस पे चल रही है, तो कौन जीतेगा? तो सीधी सीधी यही बात है, इसलिए आपको हार हुई। आगे जाके फिर हुआ क्या? अब इसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस बगावत के बाद ना ब्रिटिश क्राउन जो था ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो किंग था क्वीन थी मुझे नहीं पता, उन्होंने डायरेक्टली कंट्रोल ले लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया का। अब वो थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रन कर रही थी, अब आप मतलब फॉर्मली भी अब ब्रिटिश क्राउन के अंदर आ गए हो। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था। तो उसके बाद उन्होंने जब देखा कि यार ये हमारी पॉलिसीज़ की वजह से ये इस तरह की अपराइजिंग्स हो रही हैं, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ भी थोड़ी चेंज की। तो कुछ सोशल रिफॉर्म्स थे कि चलो अब हम ज़्यादा इनकी ना रिलीजियस और कल्चरल सेंसिटिविटीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एजुकेशन वेस्टर्नाइज उन्होंने नॉर्मलाइज़ की, आ, और दूसरों को भी वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की, जो कि मेरा ख्याल है वैसे आप लोग बुरा कहते हो, अच्छी बात भी है किसी हद तक। ऑब्वियसली वो अपनी पावर मेंटेन करने के लिए थे, एथिक रीजंस के लिए नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके कुछ अच्छे आउटकम्स भी थे। खैर और ये है कि उनको जो बगावत के अंदर इन्वॉल्व थे उनको बड़ी हार्श पनिशमेंट्स भी दी थी। तो इन्होंने भी उनकी थोड़ी सी इनको भी मारा था, उन्होंने भी मारा था, यही होता है जंग में, कैसी बात हो। अच्छा, ये बगावत वाला टॉपिक हो गया। 1857, मैं डेट बार भूल जाता हूँ, 67 तो हिंदू कॉन्ट्रोवर्सी है, 57 है। खैर अच्छा, अब कॉलोनियलिज्म के इम्पैक्ट्स क्या हैं? ये तो यार आपको इसके अंदर खास बात नहीं है। इकोनॉमिक है कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो तबाह हो जाती हैं। एक्सपोर्ट है जो है ना, आपके नेचुरल रिसोर्सेज और लेबर दोनों एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है। चूँकि यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र नहीं आती हैं, तो ब्रेन ड्रेन वगैरह भी हो सकता है, इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। खैर पॉलिटिकल के अंदर यही है कि यार आपकी टेरिटरी भी एनेक्स हो सकती है, कि कॉलोनियलिज्म के बाद देखो ना, पहले अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, कॉलोनियलिज्म से ने आके ये जो कॉलोनिस्ट थे ना, इन्होंने आके डिवाइड एंड कॉन्कर का रूल लगाया, और इसकी वजह से पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया, हमारी टेरिटरी गई है। तो ये भी एक व्यू है। खैर कुछ केसेस में ज़्यादा डायरेक्टली यही होता है कि वो अपने पास ही रखते हैं लैंड, और आपको खाली थोड़ा सा हिस्सा वापस दे देते हैं जब वो कॉलोनियल रूल ख़त्म होता है। ऐसा भी हुआ हुआ है। जैसे फ्रांस है, उसने अफ्रीका के अंदर बहुत देर तक अपनी कॉलोनीज रखी हुई। खैर जो भी है, ज़्यादा बाहर जा रहे हैं। उसके अलावा अथॉरिटेरियन रूल्स आ जाते हैं, वो अपनी पावर इम्पोज करते हैं आपके ऊपर जब आप नहीं भी चाह रहे होते हैं उनके, वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, डिक्टेटोरियल सी फील होती है, बड़े गंदे होते हैं। और आपके मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन वगैरह, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ को नहीं रिस्पेक्ट किया जाता, ये वाली बातें आ जाती हैं। उसके बाद सॉवरेंटी आपके पास मतलब नहीं रहती, तो ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, आप अपनी विल इम्पोज नहीं कर पाते, वो वाली बात। आगे सोशियो कल्चरल बातें हैं, यही कि नई सोशल हायरार्कीज आ जाती हैं जो उनकी वैल्यू स्ट्रक्चर के मुताबिक होती हैं, और जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होती हैं वो चली जाती हैं। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या थे? सबसे पहले औरतों की ज़िंदगियों के अंदर बेहतरी। उसके अंदर यही आता है, जैसे वो सती वाली एग्जांपल थी। इंडिया के अंदर तो वही था ना कि अगर आपकी बीवी आपको क्या नाम है, अगर आपका मियाँ मर गया, और तो फिर अब आपको क्या नाम है, या आप जल के मर जाओ, या पूरी ज़िंदगी वो सफ़ेद साड़ी पहन के गुजार लो। तो इस चीज़ को उन्होंने मतलब रोका, और उन्होंने विडोज़ को की रीमैरिज के लिए भी कानून बनाया, और सती को भी मेरा ख्याल है अबॉलिश कर दिया, जो असल आग वाली होती है। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, आपकी रोड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें हैं, और आपके वो ट्रेनें भी बनाई थी प्यारी से। वो अलग बात है, आपने मेंटेन अभी तक नहीं की, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा ट्रेन चल रही हैं, वो उन्हीं के दौर की चल रही हैं, उनकी ही बनाए हुए ट्रेल के ट्रैक्स चल रहे हैं। ट्रेन। अच्छा, आगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो वही जो अभी तक तारें लगी हुई हैं आपकी, आधी तो वही हैं जो उन्होंने लगाई थी। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न एजुकेशन, तो ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है, साइंस है वगैरह, उन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत दी। खैर उनका ऑब्वियसली उन्होंने अच्छी वाली नहीं दी, उन्होंने खाली वही वाली दी जिसके अंदर आप क्लरिक्स और जॉब्स वगैरह वाली काम करो। असल में जो दूसरे खुद अपने को अपने लोगों को पढ़ाते थे वो नहीं पढ़ाते थे। खैर आगे इंक्रीज़ इन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी, तो ऑब्वियसली आए तो उन्होंने वो एक इकोनॉमिकली प्रॉस्परस नेशन थे, क्योंकि और हमें कंट्रोल किया जा रहा था, तो फिर और हमारे पास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, उन्होंने आके अपनी चीज़ें इंट्रोड्यूस की, और फिर उन्होंने कहा देखो हम कितने अच्छे हैं।
टेलीफोन हो गया वगैरह, वो अलग बात है, पहले आपको करने भी नहीं देता था, लेकिन बाद में जाके फिर क्रेडिट ले लिया। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हो गए कलोनियलिज्म के लॉन्ग टर्म, ठीक है। अच्छा, ये तो हाँ, ये मैं वीक 1 के बनाया हुआ ना, आगे वीक 2 यहाँ पे। पाकिस्तान, अच्छा मैं मुंह बंद करके निकाल ले रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आ जाता है कॉन्सेप्ट नेशन क्या होती है। मेरे पाकिस्तान नहीं, सबसे यार एक बाइंडिंग फोर्स किसी एथनिसिटी के या रिलीजन के या इस तरह की चीज़ों के या वैल्यू स्ट्रक्चर या आइडियोलॉजी की बेसिस के ऊपर जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की आइडेंटिटीज़ रखने वाले लोगों को जोड़ के रखे, ये होती है एक नेशन, ठीक है। और एक नेशन स्टेट होता है कि इसी तरह की एक नेशनल आइडेंटिटी की बेसिस के ऊपर जो डिमांड किया हो स्टेट। तो नेशनलिज्म यही होता है कि जब आपका स्टेट इस नेशन के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स के, उसके जो भी है। ये मैम की डेफिनेशन थी, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ये ब्रिटानिका से ली थी मैंने, कि नेशनलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी बेस्ड ऑन द प्रेमिस दैट द इंडिविजुअल्स लॉयल्टी एंड डिवोशन टू द नेशन स्टेट सरपासेस अदर इंडिविजुअल और ग्रुप इंटरेस्ट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे महसूस होता है कि नेशनलिज्म की जब हम बात करें तो नेशन के इंटरेस्ट की बात होती है, चाहे आपको अपनी जान भी देनी पड़ जाए, इस तरह की लॉयल्टी वगैरह वाली जो बातें होती है ना, तो ये नेशनलिज्म से एसोसिएटेड है। आगे फिर ये बातें हैं कुछ के, ये तो बस छोटा सा मजाक है, इसको खास गौर से नहीं करना। यही है कि इंडियन मुस्लिम्स नेशनलिस्ट थे कुछ, और कुछ इंडियन नेशनलिस्ट मुस्लिम्स थे। मतलब कुछ लोग थे जो मुस्लिम नेशनलिस्ट थे जो इंडिया में थे, पहली ऑप्शन लेफ्ट पर, और राइट साइड पे कुछ लोग थे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे जो बाय चांस मुस्लिम था। इसका मतलब क्या है, इंडियन मुस्लिम नेशनलिस्ट वो मुसलमान थे जो पार्टीशन को फेवर करते थे। वो कहते थे कि हम मुसलमान जो इंडिया के हैं ना, वो एक अलग नेशन है, तो इसके अंदर वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाले लोग आ जाते हैं। और दूसरी साइड पे थे इंडियन नेशनलिस्ट मुस्लिम्स, तो ये हो गया मौलाना हुसैन अहमद मौदूदी वगैरह। तो ये पार्टीशन को अपोज करते थे, कहते थे कि नहीं, इंडिया हमारी नेशन है, चाहे जो मर्जी मज़हब हो। खैर, आपको पता ही है हमने कौन से वाले पढ़ने हैं। तो सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान के नेशनलिज्म पढ़ने से पहले उनके टाइटल का थोड़ा सा छोटा सा मजाक है कि जो रिबेलियन का हमने भी पढ़ा है ना 1857 के, उसके अंदर बिजनौर के अंदर ना वो कोर्ट्स के अंदर काम करते थे पहले। वो कोई एम लीगल काम कर रहे होते थे वहाँ पे, उनकी जॉब अच्छी खासी लगी हुई थी। तो उन्होंने ना वहाँ पे बस इस मौके में भी ना, जब मुसलमान वगैरह सारे उनके ख़िलाफ़ हुए हुए थे, हिंदू वगैरह, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ रहे थे सर सैयद। और उन्होंने ना मतलब काफ़ी लोगों की जान भी बचाई इस तरीके से इन्फॉर्म करके कि यहाँ पे आ रहे हैं लोग, आप लोग अपने बच्चे वगैरह लेके चलें, क्योंकि वहाँ पे औरतें भी मासूम थी, फैमिली वगैरह के साथ थे, चाहे वो ब्रिटिश भी हों, जाके कॉलोनाइज भी कर रहे थे, लेकिन उनके साथ इनोसेंट सिविलियंस भी थे। तो इस चीज़ के लिए ना उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना सर का टाइटल दिया। तो जो सर सैयद आप पढ़े होते वही है। खैर, आगे आती है इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट की कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि जब कॉलोनाइज़ किया ना, क्या नाम है, इंग्लिश लोगों ने, तो फतवे पढ़ना शुरू हो गए कि ना ये जो इंग्लिश की एजुकेशन आप ले रहे हो वगैरह, मैंने ये पूरा क्यों नहीं किया, अगेंस्ट रिसीविंग इंग्लिश खाली लिखा, एजुकेशन लिखा है, जो भी है, ओके, इनकी ज़ुबान ना सीखो, इनसे इनके इदारों में ना पढ़ो, इसके ख़िलाफ़ फतवे लगना शुरू हो गए थे। तो मुसलमान तो पहले ही रिसोर्स के लिहाज से भी ढीले थे, तो उनको फिर एजुकेशन भी नहीं मिल रही थी, तो मतलब सिस्टमेटिकली और ज़्यादा डिसम्पावर होते गए। इस मौके के ऊपर ना सर सैयद ने अलीगढ़ मूवमेंट चलाई, जिसके गोल्स थे कि सबसे पहले तो यार पॉलिटिक्स से दूर रखो। दूसरा ये था कि जो मुस्लिम नेशन है ना, उसके इंटरेस्ट में जो भी चीज़ें हैं, मतलब उनको एम्पावर किया जाए। तो ये एजुकेशन के यहाँ पे बहुत बड़े गोल आ जाते हैं कि उन्होंने एजुकेशन के रिलेटेड बड़े काम किए कि इनको एजुकेट कराओ, इनको ये जो फतवे लगे हुए इनको इग्नोर करो, असल में एजुकेशन तो एजुकेशन ही होती है, तो आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठाओ। और ये ना स्टेटस क्वो को बेसिकली डिफेंड करते थे। वो कहते थे कि अब ये ही है सच्चाई कि ब्रिटिश जो लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं, अब हमें इसी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली हमें काम करना होगा। तो यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है कि इनकी कोशिश थी कि जो मुसलमानों और ब्रिटिश के बीच में
थोड़ी दरार आ गई हुई थी ना कि यार ये तो मतलब आपको पता ही है, उन्होंने जंगें वगैरह भी की हैं आपस में, और म्यूचुअल रिजेंटमेंट थी किसी एक थोड़ी एक कदर। तो उन्होंने कोशिश की थी कि इसको कम किया जाए ताकि जो मुसलमान है ना वो ब्रिटिश की गुड ग्रेसेस में हो और उनके ऊपर कम जुल्म किया जाए और वो चीज़ें ज़िंदगी गुजार सकें इसी रूल के अंदर। उन्होंने मतलब इनकी कभी भी कोशिश नहीं थी कि जी ब्रिटिश को निकाल दिया जाए वगैरह, बल्कि वो इनके सपोर्टर थे, उनके लिए काम करते थे वगैरह जो भी। तो इनकी नोटेबल अचीवमेंट्स में यही है कि जो MAO कॉलेज था वो सेटअप किया था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, और दूसरी के इन्होंने ना एनुअल मोहम्मदन कॉन्फ्रेंस का इजलास किया था। तो ये क्या है बेसिकली ना हर साल के एंड पे ना खैर मुझे पता नहीं एंड पे या किस दिन, लेकिन हर साल ना वो ये एक कॉन्फ्रेंस होती थी जिसके अंदर ना वो मुस्लिम इंटरेस्ट के बारे में बात करते थे कि हमने किस तरह से अचीव करने हैं फ्यूचर में, क्या हमने पिछले साल किया है, क्या काम किया, क्या नहीं काम किया, अगले साल हमने क्या करना अपनी वो मुस्लिम नेशन की प्रोलिफरेशन के लिए। तो ये अलीगढ़ मूवमेंट की सबसे बड़ी मेजर बात है। अब इनकी कंट्रीब्यूशंस आ जाती हैं, तो सबसे पहले एजुकेशनल सर्विसेज हैं। तो वही बात कि MAO बनाया जी, ऐसे स्कूल्स बनाए जो मुस्लिम्स की तरफ टारगेटेड थे ऐसे वक्त के अंदर जब मुस्लिम्स को एजुकेशन नहीं मिल रही थी ज़्यादा। उसके बाद 1864 के अंदर एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाई जो वेस्टर्न नॉलेज को ट्रांसलेट करती थी। तो ये जो अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ेट था ना, इसके अंदर बेसिकली इसी यही चीज़ पड़ी होती थी। ये जो वेस्टर्न नॉलेज जो साइंटिफिक सोसाइटी की थी ना, उसी का था ये गज़ेट। तो यूँ ये इनको एजुकेट कर रहे थे। और साथ रिसाला तहज़ीबुल अखलाक जो था ना, वो बेसिकली सोशल कमेंट्री थी मुसलमानों के बारे में कि आप लोग ये गलत कर रहे हो, ये लोग से ये सही कर रहे हो। उनके रिफॉर्म्स वगैरह के बारे में एडवोकेसी थी कि आप लोग ऐसा किया करो, आप लोग ऐसा किया करो। तो यूँ इस तरह से उनका एक गाइडिंग रोल था अपने इस इन 2 रसालों के साथ। उसके बाद आ जाती है बात लिटरेरी सर्विसेज की। तो तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर, ये बेसिकली वो जो पहले बात हुई थी ना कि लक़ब कैसे मिला था सर का, तो ये उसी के तकरीबन बारे में। तो सरकशी मतलब हारना, ज़िला बिजनौर वो जगह का नाम जहाँ पे वो पहले लगे हुए थे और उन्होंने मदद की जो भी है। तो ये बेसिकली बस उसकी हिस्टोरिकल कंडीशंस इन्होंने डिस्क्राइब की हुई है इसके अंदर। मैंने आउटलाइन पढ़ी है तो वही है बस कि जी किस तरह कि फ़लानी जगह से ये बंदा आ रहा था, फ़लानी जगह से आ रहा था, तो इसके अंदर कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो रिसाला असबाब बगावत हिंद है, तो एक कॉजेज़ को डिस्कस किया हुआ जो 1857 की म्यूटनी थी उसके लिए, उसके बाद उसकी कॉजेज़ को डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद है खुतबत अहमदिया। वो यही है कि एक बंदा था जिसने ना लिखा था लाइफ ऑफ मोहम्मद की नाम की किताब लिखी थी, जिसके अंदर ना मुसलमानों के ख्याल में ना काफ़ी ब्लास्फेमस बातें लिखी हुई थी, जिसके रिस्पॉन्स के अंदर ना ये बातें ये इन्होंने लिटरेरी काम किया जी कि खुतबत अहमदिया नाम की पूरी किताब लिखी जिसके अंदर वो सारा रिस्पॉन्ड किया हुआ था। आगे है बयानुल कलम, कलाम पता नहीं क्या नाम है, बस मैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने लिखना ही है ना। तो इसके अंदर बस कुछ थियोलॉजिकल आइडियाज़ थे इस्लाम के बारे में, उसके अंदर ख़ास बात नहीं हुई, बस एक इस्लामी किताब थी। आगे पॉलिटिकल सर्विसेज आ जाती है इनकी। तो यहाँ पे अब आप पहले 2 पॉइंट्स थे कि खुद ही हंसोगे, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी और 2 नेशन थ्योरी। अभी 2 नेशन थ्योरी को इग्नोर करो, अभी पहले उस पहले पॉइंट की बात ही करते हैं। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के अंदर यही है यार कि वो कहते थे कि आप लोग साथ में अच्छे अच्छे रहो, लड़ाइयाँ ना करो, ठीक है। इसके अंदर कोई ख़ास समझने वाली बात नहीं है। वो बस ये कहते थे हिंदू मुस्लिम भाईचारा ब्ला ब्ला ब्ला, हम सारे इंडियन हैं, हम सारे वगैरह। तो जो हमें पुरानी किताबों में 2 नेशन थ्योरी का ये बना के बताया हुआ है ना, ये असल में कोर्स में भी मेंशन है कि इसमें उन्होंने कोई बात नहीं की कि 2 नेशंस हैं या नहीं है, लेकिन उनके एक्शंस ये बिट्रे करते थे कि मुसलमान एक अलहदा नेशन है जिनकी अलहदा प्रोलिफरेशन के लिए उन्होंने एफ़र्ट किए बाकायदा। उनके तमाम जो पॉलिटिकल सर्विसेज थी वो ओरिएंटेड इस तरह से थी कि मुसलमानों को फ़ायदा हो। वो बेसिकली बहुत मुस्लिम सेंट्रिक थे ना कि हम ये जो अंडर रिप्रेजेंटेड क्लास है इसको ऊपर लाया जाए। तो इस वजह से ना इसको इनको 2 नेशन थ्योरी से जोड़ा जाता है कि ये फ़लानी वाली नेशन के साथ एडजेसेंट है, लेकिन असल में उन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की हुई। खैर आगे BIA है, ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है मेरा ख्याल है। देख लेते हैं, हाँ मेरे नोट्स में यही लिखा हुआ है। ओ भाई BIPA है, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ पूरा, ब्रिटिश इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन इस तरह से करके कुछ है।
ये इस्टेब्लिश हुई थी 1866 में। तो इसका यही बस गोल था कि शो करो जी कि हम जो है ना मुसलमान आपके रूल के ख़िलाफ़ नहीं हैं, आप हमारे से नाराज़ ना हो। तो उस वक्त ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, तो उन्होंने ये भी इसके अंदर भी मेरे ख्याल से शिरकत की थी। उसके अलावा UIA था, यूनाइटेड इंडियन एसोसिएशन, उसके अंदर भी तकरीबन यही था सारा सीन। तो बस ये दो एसोसिएशंस थी जिसके अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हुए। और ऐसे वक्त में जब ब्रिटिश लोग ये सोच रहे थे कि यार मुसलमान जो है ना हमारे साथ फेयर नहीं है, वो हमारे रूल की थ्रेट हैं, उन्होंने उनको बावर कराया था कि नहीं जी हम तो आपके साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसकी वजह से आपको फिर कंसेशंस भी मिली थी बाद में जाके, जो ऑब्वियसली अगर आपके रूलर ही आपसे नाराज़ है तो फिर आपको कम ही फ़ायदे मिलेंगे। आगे उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के अंदर उन्होंने जी कहा था कि उर्दू को अच्छी बात है, उसको उर्दू को ही रखो यहाँ पे। तो ये कोई ख़ास बात नहीं है, ये बस 1867 में हुआ था और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आगे मुस्लिम्स इंस्ट्रक्टेड टू स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। हाँ, ये इनका बहुत रिकरिंग पॉइंट है कि भाई आप पॉलिटिक्स से दूर रहो, आप बस अपनी ज़िंदगी वगैरह अच्छी करो, आप इन कामों से दूर रहो, आप ये ऐवी लड़ाइयों में ना पड़ो जो बस। आगे है कि क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस रेजोल्यूशंस। तो कांग्रेस के ये काफ़ी ख़िलाफ़ हो गए हुए थे बाद में जाके। तो मतलब कांग्रेस ये कहती थी कि एक जॉइंट इलेक्टोरेट होना चाहिए जो पूरे इंडिया के असेंबली, जैसे हमारे मुल्क में ना नेशनल असेंबली, उसी तरह की पूरे इंडिया की हो। उसके अंदर कोई ये ना हो जी कि ये मुसलमानों का ये इधर का है, तो मतलब जिस तरह की प्रपोर्शन है उस लिहाज से बंदे आए और रिप्रेजेंट करें। लेकिन मुसलमान उस वक्त ये कहते थे कि यार अगर हम ऐसा करेंगे ना, हमें डर लगता है कि हिंदू जो है ना वो अपनी मेजॉरिटी की वजह से ना ऐसे लॉज पास करेंगे जो उनकी कल्चरल वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनकी प्रेफरेंसेस को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे। तो हमें एक सेपरेट इलेक्टोरेट दें ताकि हमें अपने एरियाज़ के अंदर ना जहाँ पे हम डोमिनेंट हैं वहाँ पे रिप्रेजेंट जिस तरह की हम गवर्नेंस चाहते हैं उस तरह की गवर्नेंस मिले। तो बेसिकली कांग्रेस ये चाहता था कि जॉइंट हो, लेकिन ये सर सैयद ने कहा था नहीं जी सेपरेट हो। तो इसके ऊपर भी बहस छिड़ी थी। तो इन्होंने मतलब उस वक्त में जब कांग्रेस ये रेजोल्यूशन पास करी थी उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया, और उनकी बातों की वजह से थोड़ा बहुत इफेक्ट भी हुआ था इन चीज़ों पे। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स इसी तरह से हैं कि जिस तरह से वो ब्रिटिश ने ख़ुद अपने मुल्क में ये किया हुआ था ना कि मतलब फेयर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते थे जिसके अंदर खाली मेरिट की बेस पे टेस्ट किया जाता था और उसकी बेसिस पे जॉब्स मिलते थे। तो कांग्रेस चाहती थी कि वो भी यहाँ पे भी ऐसे हो कि यार मेरिट की बेसिस पे हो, ये क्या है। लेकिन मुसलमान ये कहते थे कि नहीं भाई हमें ना रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, हमारे लिए रिजर्व सीट्स रखो, क्योंकि हम एक अंडर क्लास हैं और हमें सिस्टमिकली नीचे रखा गया है, और अगर आप इस तरह से करोगे ना तो हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो ये सैयद की कंट्रीब्यूशन थी पॉलिटिकल। आगे सोशियो कल्चरल सर्विसेज आ जाती हैं। वो यही है कि कम्युनल हार्मनी, इंडियन मुस्लिम एक साथ हों, कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन के जी उन्होंने क्रिटिक किया था। जो पहले यहाँ पे बातें हुई थी, ये जो रिसाला तहज़ीबुल अखलाक है कि आप रिफॉर्म्स की बात की थी, यार आप ये लोग गलत कर रहे हैं, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। और ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ बड़ा लाने की कोशिश की थी उन्होंने, ताकि ये ना जो वेस्टर्नाइजेशन करने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिश उस वक्त, ये उनके ताबे हो जाएं ताकि ब्रिटिश लोग इनसे खुश रहें और ये भी अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकें। आगे यही है कि उन सोशियो कल्चरल सर्विसेज के अंदर पता नहीं क्यों मैम ने लिखवाया था, लेकिन लिखवाया था कि नहीं नहीं नहीं, ये मैंने लाइन लगाई हुई है, अलहदा पॉइंट है यहाँ पे मैंने डाला हुआ यहाँ पर। खैर यही कि इनको क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता क्योंकि इनकी बड़ी कंट्रोवर्शियल अप्रोच थी इस्लाम के मतलब कि जी किसी एंजल वगैरह को नहीं मानते थे वगैरह, वो आपके कोर्स पैक में लिखा ही हुआ है। तो यही है सैयद वाला टॉपिक, सारा कुछ हो गया। नाइस।